के शो में। मुरीद अब्बास कत्ल केस 1 साल गुजर जाने के बावजूद फर्ज जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लोगों के करोड़ों रुपए कहां गए, नैब तफ्तीश में पेशरफ्त क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक अहम मौजू पर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने लगे हैं। हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे कुलीग एंकर मुरीद अब्बास आज से 1 साल कबल उनका कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। आतिफ जमान, आदिल जमान दोनों मुल्ज़िमान मुलव्विस जो कि सीसीटीवी फुटेजेस सबूतों की बुनियाद पर वाज़े तौर पे हमने फुटेजेस देखे, तमाम तफसीलात देखी। इस पूरी सूरत हाल पर एक जंग का आगाज हुआ, एक कानूनी जंग का आगाज हुआ इन दोनों मुल्ज़िमान को कटहरे में लाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। उस कानूनी जंग पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इनमें से एक शरीक मुल्ज़िम जो कि अब जमानत पर रिहा हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल भी उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई मुरीद अब्बास, उनकी बेवा ज़ारा अब्बास भी प्रोग्राम में साथ होंगी। हम नैब तहकीकात के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपको बताएंगे, क्योंकि सितंबर 2019 बल्कि अगस्त 2019 में इजलास या नोटिस हुआ, सितंबर में भी एक नोटिस आया। करोड़ों रुपए की रकम गबन भी हुई, फ्रॉड थे ये दोनों, आतिफ जमान और आदिल जमान। और ये नैब ने कहा कि ये लूटा हुआ पैसा अवामुन नास को या जो पब्लिक एट लार्ज इससे मुतासिर हुई थी अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस, उनको वापस किया जाएगा। ताहाल क्या हुआ, ये भी हम सवाल उठाएंगे। ज़ारा अब्बास से प्रोग्राम का आगाज करते हुए हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान ख्वाजा नवेद अहमद साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर जमील साहिबा भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून। आप दोनों को भी खुशामदीद कहते हैं। ज़ारा, आप इस वक्त मौजूद हैं, एहतजाज है, आज बरसी भी है मुरीद की, उसके लिए दुआ भी है। ये बताइएगा कि जो अभी तक आपकी 1 साल की कानूनी जंग रही है, इसके बारे में बताइएगा नाजरीन को, और क्या उम्मीद है आपको कि आगे क्या होगा इस केस में? अभी तक तो 1 साल गुजर गया और उम्मीद जो है वो क्या उम्मीद होगी, उम्मीदों पे तो अभी तक पानी फिर है इन अदालतों ने, क्योंकि आपने देखा है कि 1 साल के अंदर अभी तक फ़र्द जुर्म नहीं आयद हुई और मेन केस फ़र्द जुर्म के बाद शुरू होता है। दूसरा नाइंसाफ़ी ये हुई कि जो शरीक मुजरिम है, पूरी दुनिया ने देखा है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने है, सब ने देखा है कि किसने सहूलतकारी का काम अंजाम दिया, किसका असलहा था। सीसीटीवी फुटेज में कौन आतिफ जमान के साथ मौजूद है, कौन उसको गार्ड कर रहा है, कौन उसको हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन उसको जो है उसको दे दी गई ज़मानत, उसको दे दी गई और वो आज़ाद घूम रहा है। 1 साल हो गया। आज मैं यहाँ पर प्रेस क्लब में इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, अदलिया को जगाने के लिए, सबको जगाने के लिए, जो लोग सो रहे हैं उनको बताने के लिए कि जो इंसाफ की उम्मीद के लिए मैं अदालतों का मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आज 1 साल गुजरने के बाद भी मुझे यहाँ प्रेस क्लब पे खड़ा होना पड़ा है इंसाफ के लिए। और जो कातिल है, जो शरीक मुजरिम है, वो यहाँ से आराम से आज़ादी के साथ घूम रहा है। क्या इसको इंसाफ कहते हैं? जो मुल्ज़मान है उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए और वो इस पर अभी तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जी डिलिंग टैक्टिस जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी तरफ से हमेशा डिलिंग टैक्टिस इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को होता है, नुकसान हमेशा मुद्दई को होता है। तो पूरे साल में यही हुआ है, अभी तक नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या फ़ायदा हुआ है? फ़र्द जुर्मी नहीं हुई है, ज़मानत भी दे दी गई है। डीलिंग टैक्टिक्स पर जरा आप तफसीलन बताएं कि डीलिंग टैक्टिक्स किस तरह से इस्तेमाल की गई हैं इस केस में फ़र्द जुर्म को आयद ना होने से बचने के लिए मुल्ज़मान और उनके वकील की तरफ से? क्या डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हुई? ये हुआ है सफ़ान के कभी मुल्ज़मान नहीं आएंगे। अच्छा, फ़र्द जुर्म है, फ़र्द जुर्म जब तक के जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है वो अगर सामने मौजूद नहीं होगा तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। कभी मुल्ज़मान नहीं सामने आएंगे, कभी भी उनके वकील नहीं पहुँचेंगे। वकला के बहुत ड्रामे रहे, वकला की मैं खुद सामने, क्योंकि हर मैं पेशी पे मौजूद होती हूँ, वकला पहुँचेंगे, वकला कहेंगे कि जी हमारे मुल्ज़मान की तबीयत नहीं ठीक है या कोई भी इशू है, वो नहीं पहुँचेंगे। और कभी कभी जो मुल्ज़मान है वो कहेंगे हमारे जो वकील हैं उनको हर्निया हो गया, वो 1 महीने के बाद उनको डेट दीजिएगा, हमें अगली महीने की दे दीजिए डेट। लेकिन सेम डे पे, क्योंकि ज़ाहिर है जो कोर्ट के बीट के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो हाई कोर्ट में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो सेम डे पे उनका वही वकील दूसरी पेशियाँ भुगताता हुआ नज़र आता है हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे ड्रामेबाजियाँ होती हैं और सोचिए कि कुछ ना कुछ करते 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 पूरा साल गुजर गया, अभी तक फ़र्द जुर्म ही नहीं हुई है। उनको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो शरीक मुजरिम है आज वो आज़ाद घूम रहा है और आज भी मैं यहाँ पे आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए खड़ी हुई हूँ।
अच्छा, और नैब का जो केस है ज़ारा, क्योंकि मेरी जो तफसीलात बात हुई नैब से, तो मुझे ऐसी कुछ सच अपडेट्स वहाँ से नहीं मिली। सितंबर के बाद कुछ देर बाद और भी हम कोशिश करूँगा कि इस वक्त इस केस की अपडेट्स हम हासिल करके नाज़रीन को बता सकें, क्योंकि ये कहा गया था कि लूटी गई रकम थी बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों रुपए की, और ये अगस्त में नैब ने कहा था। उसके बाद जो विक्टिम्स हैं सारे, उनको नैब की तरफ से रिलीफ के हवाले से कुछ हुआ? ये सिर्फ नोटिसेज हैं और कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद? ज़ारा, अभी तक तो नोटिस ही हुए हैं सफ़ान, या तो प्रेस रिलीज़ आ जाती है, और क्योंकि पहले जब चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया था, और चेयरमैन नैब ने नोटिस लेने के बाद जो है वो जो अवामुन्नास थी 50 से 60 के करीब लोग गए, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी, लेकिन उसके बाद जो है महीनों गुजर गए। फिर उसके बाद चेयरमैन नैब ने एक जो है नोटिस लिया कि अभी तक क्या हुआ है तफ्तीश में आगाह किया जाए, फिर एक प्रेस रिलीज़ आ गई। इस बात को भी महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इंसाफ में क्या जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो मतलब वो बहुत स्लो हैं, या तरीक़ाकार ही ऐसा है, या पाकिस्तान में ही तरीक़ाकार ऐसा है? क्यों अगर इसी तरीके से जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलेड, तो मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का ये एक बस वो बन चुका है टैगलाइन, क्योंकि हर शख्स को जो है वो जस्टिस जो है वो डिनाई ही किया जाता है। एक साल में अभी तक मुझे जस्टिस, अगर मेरे साथ डिनाइल नहीं हुई है जस्टिस की, तो और क्या हुई है? नैब में केस चला गया, उनके पास तो सिर्फ यही है ना, एक शख्स ने पैसा खाया हुआ है, उसके पास वो पैसा है, अभी तक पता ही नहीं चला, वो पैसा नहीं निकाल सके, ये मालूम नहीं कर सके वो पैसा कहाँ है। इस तरह से अगर काम चलेगा तो वो पुश्ते 100 जो है ना जवान हो जाएंगी, और हम एक ही चीज़ को लेके बैठेंगे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि जी अदलिया है। मुझे तो लगता है फॉर्मेलिटीज के लिए। ख्वाजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि ये जो मामला इस पर है, आपने पूरा सुना, 9 जुलाई को डिफेंस के इलाके में आतिश जमान और आदिल जमान ने फायरिंग करके कत्ल किया था। ये नहीं, मुरीद के साथ और भी थे, उनके एक दोस्त जिनको कत्ल किया गया, खिजर हयात उनका नाम था। अब इस पूरे मामले को अभी तक 1 साल बीत चुका है, फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई है। आज 1 साल है, मुरीद की बरसी हम मना रहे हैं, उसके सारे साथी वहाँ मौजूद हैं, उसकी अहलिया की आप आवाज़ आप भी सुन रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या मसाइल हैं? नैब भी आखिर सो रहा है, क्या हो क्या रहा है भाई साहब? नहीं देखें, इस केस में तो शुरू में ये हुआ था कि मेरे ख्याल में, जो यहाँ तक मुझे याद है अखबारी इतलात के मुताबिक, कि जो मेन मुलजम था उसने शायद खुद को गोली मार ली थी, क्या कर लिया था, फिर वो खुद जख्मी हो गया था, फिर वो हॉस्पिटल चला गया था, तो कितना अर्सा तो शायद वो खुद ही ज़ेरे इलाज रहा है, और वो मेरे ख्याल में कोर्टों में पेश नहीं हुआ, जो अखबारी इतलात के मुताबिक। मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ता रहा, तो ये भी वजह हो सकती है कि फ़र्द जुर्म आयद ना होने की। लेकिन बहरहाल अब तो देखें, वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो, हाँ डिलेइंग टैक्टिक्स में बिल्कुल आपकी बात, मैं ये बच्ची की मैंने बात सुनी है और मुझे अफसोस भी हुआ है। और ये तो एक बेटी है जो इस पे आ गई है टीवी पे, और वो चूँकि एंकर पर्सन है ये लोग, तो आज इनकी आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं अरबाब इख्तियार तक, और जो भी लोग सुन रहे हैं। लेकिन इस तरह की बेशुमार बेटियां रोज़ मैं अदालतों में रुलते हुए देखता हूं, जिनके अब्बा कत्ल हो गए हैं, किसी का भाई कत्ल हो गया है, वो बेचारी घूमती हैं पिलर टू पोस्ट और समझ जाते हैं, और एक पेशी पे गैर हाजिर हो जाए तो वारंट हो जाते हैं, और 50 पेशियों पे आती हैं तो बयान रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये हमारे सिस्टम की खराबियाँ हैं। मैं अपने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसफ सईद खोसा साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट निकाला था। अगरचे उसमें बेशुमार मतलब हो सकता है फैसले ऊपर नीचे भी हुए हों, लेकिन हुआ ये है कि फैसले हो गए हैं। अच्छा, हर फैसला अपीलेबल होता है, जिसको मंजूर है वो खुश हो गया है, जिसको नहीं मंजूर या जिसको एग्रीव्ड है वो अपील कर दे, फिर आगे हाई कोर्ट के 2 जज हैं, बैठ के उसको फैसले को देख लेंगे। एटलीस्ट एक स्टेज यानी ट्रायल कोर्ट, जहाँ 15 साल 12 साल 11 साल लग जाते हैं, एटलीस्ट ये है कि खोसा साहब ने 5 दिन 7 दिन 8 दिन में ऑर्डर किया था कि केस ख़त्म करें। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सारे यंग एडिशनल सेशन जजेस को। हमारा जो एडिशनल सेशन जज होता है वो 35 से 40 साल की उम्र का यंग आदमी होता है। उन्होंने सारे इतनी एनर्जेटिकली काम किया, और माशाल्लाह मतलब वक्त से पहले उन्होंने टारगेट पूरे किए, तकरीबन सब बच्चों ने टारगेट पूरे किए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, और उसमें बेशुमार फैसले हुए। मैं कहता हूँ कि काश वो सिलसिला जारी रहे मॉडल कोर्ट्स वाला। पता नहीं खोसा साहब के जाने के बाद कुछ स्लो हो गया है, कुछ मेरे ख्याल में उसका पता नहीं चल रहा अब रिजल्ट्स का, लेकिन उस जमाने में तो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। सही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन सर ये मुझे बताएं कि 2 बातें सब चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हाँ, इस पर गवाह है। अब इतने साल के अंदर तो आपका गवाह भी यानी सुस्त हो सकता है, इनफैक्ट मुद्दई जो उस केस का है वो भी थक जाता है। तो क्या इसी नहीं ये डिलेइंग टैक्टिक्स दूसरे वकील अप्लाई करके कि जी हरनिया है और ये है ये सब कुछ, इसके बाद केस को खत्म करने का मकसद ही होता है ये सब कुछ?
देखिए सर, ये अब सिलसिला इस पे अदालतों को भी और जजों को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये लड़की जो बता रही है, ये इसका ग्रीवेंस जो है बहुत जेन्युइन है, और इस तरह के बेशुमार लोग अदालतों में घूम रहे हैं जिनका यही ग्रीवेंस है। तो जो कहना था कि जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और जो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड, लेकिन जो हमारे मॉडल कोर्ट्स ने काम करके दिखाया, माशाल्लाह उन्होंने धड़ाधड़ केस डिस्पोज किए हैं। अब मुझे फिगर याद नहीं क्योंकि मैं इन टच नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं, उन्होंने काफी एक किया था। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, और हमें आदला अदलिया से पूरी उम्मीद है, चेयरमैन नैब से भी उम्मीद रखते हैं कि इसके पढ़ाएंगे। आपको कुछ नैब की अपडेट्स भी देंगे इस प्रोग्राम के बाद और इस ब्रेक के बाद, और शायद जमील साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ज़ारा भी साथ मौजूद हैं, ख्वाजा नवीद साहब भी हैं। इस ब्रेक के बाद एंकर मुरीद अब्बास की शहादत का कत्ल, 1 साल गुजर गया, फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। हम आज बात कर रहे हैं मुरीद अब्बास कत्ल केस के ऊपर। पेशरफ क्या हुई है, स्पेसिफिकली नैब के पर्सपेक्टिव से आपको बताएं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि अपडेट कोई नहीं। कुछ देर कबल हमने भी ज़राए से नैब के बात की, तो कोई खातिर खा जवाब नैब से नहीं मिल सका कि आखिर जो मनी जो लूटा, जो पैसा गबन हुआ है। क्योंकि आज भी चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट आई है इस हवाले से कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग उनकी पहली प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर भी देखा गया कि पब्लिक को इस वक्त गबन किया गया, उनके साथ, उनके पैसों के साथ उनको लूटा गया। एक फेक बिजनेस दिखा के उनसे पैसे लिए गए, और नैब ने नोटिस भी लिया और कहा कि न सिर्फ नोटिस लिया, न सिर्फ मुल्जिमान के खिलाफ, बल्कि ये कहा कि ये जो करोड़ों रुपए हैं इनको रिट्रीव किया जाएगा और पैसा वापस किया जाएगा। तो इस तरफ भी नजर है कौम की, और हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन नैब, जो कि खुद कहते हैं कि उनका जो नैब में उन्होंने मॉडल बनाया है कि 10 माह के अंदर वो एक केस को फ्रॉम इंक्वायरी टू रेफरेंस लेकर जाना उनका टारगेट है। तो अब ये जो मामला है ये 10 माह से कहीं ज्यादा हो चुका है। ये अगस्त 2019 से आज जुलाई 2020 में बैठे हुए हैं, तो 10 माह का भी इस वक्त 20 माह से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन ताहाल इस केस में क्या हुआ, इस बारे में हमें कोई खातिर खा जवाब नैब से नहीं मिला है। शाहिदा जमील साहब अगर हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा जमील साहब, आपने ज़ारा की गुफ्तगू फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, 1 साल गुजर गया, कानूनी लिहाज से आपकी क्या राय है इस बारे में? और ये जो जिस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये बड़ा नॉर्मल है, और केसेस में भी आप क्रिमिनल देखती हैं शायद जमील साहब? बिल्कुल, जैसे ख्वाजा नवीद साहब कह रहे थे कि हम लोग खत्म आए। वजह यह है कि बहुत ताख़ीर हमारे सिस्टम के अंदर बहुत से ऐसे अंदाज हैं कि उसको ताख़ीर पे ताख़ीर रहती है। अब आप देखिए कि हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कल उन्होंने ऐलान किया कि हमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और ज्यादा चाहिए जी। जजेस को भी महसूस है, और जैसे आपने कहा, आसिफ सईद खोसा साहब ने भी ये बात की कि मॉडल कोर्ट्स खड़ी कर दी। पता नहीं क्यों मैं मॉडल कोर्ट्स की, या समझिए कि पैरेलल कोर्ट्स खड़ी हो जाती है, ये मेरे लिए जरा तकलीफ दे है उसको समझना। वजह यह है कि हमको बाकायदगी से अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका यही काम है, वो ट्रायल कोर्ट्स हैं। अब इसकी हमें सिस्टम्स एनालिसिस चाहिए कि क्या वजह है कि अब जैसे वो कह रही हैं कि उन्होंने पेश कर दिया एक कहने के लिए कि वो जो मुल्जिम है उनकी तबीयत ठीक, या वकील जो है उनकी तबीयत ठीक, इस किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश किए गए वो अजर्नमेंट्स लेने के लिए। क्या सबूत पाई गई, क्यों बात मानी गई, ये सारी चीजें उठती हैं सवाल के तौर पे। ताखीर क्यों की गई और क्यों इतनी ढील दी गई कि 1 साल गुजर गया। ये हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे मसले हैं जिसको हमें बेहतर करना लाजमी है, और ये मसले हमें दिन ब दिन नजर आते हैं। तो जब तक हमारे अपने तौर पे समझिए कि हाई कोर्ट्स जो बाकायदगी से जिनकी जिम्मेदारी है आइन के अंदर कि वो हमारी एफिशिएंसी लाए अगर सिटी कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, तभी बात बनेगी। उससे पहले इसका मतलब ये है कि हमें
उन चीजों को सही मानों में देखना है, उससे बहुत से मसले हैं। अच्छा, मैं इस पर आऊँ क्योंकि ज़ारा हमारे साथ कुछ ही देर, शायद साहब मुझे अगर आप मौका दें, क्योंकि ज़ारा कुछ ही देर में उनको वहाँ पर आगे जो प्रोग्राम है KPC कराची प्रेस क्लब में उसको इनिशिएट भी करना है। ज़ारा मुझे बताइए, क्योंकि एक चीज़ तो स्पीडी ट्रायल है जो आप चाहती हैं, दूसरी जो होम मिनिस्ट्री है उससे आपका क्या मुतालबा होगा, क्योंकि जो मुल्जिम इस वक्त रिहा हुआ है वो मुल्क से जा भी सकता है और लोगों के साथ फ्रॉड भी कर सकता है, तो एग्जैक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड या इंटीरियर मिनिस्ट्री से क्या मुतालबा है ज़ारा? मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि प्लीज़ ये स्पीडी ट्रायल इसका करवाइए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और अभी तक जो है जस्टिस जो है उसको डिनाइल ही हुआ है, पूरे साल गुजर गया, फ़र्द जुर्मी नहीं हुई है। और दूसरा जो है नाइंसाफ़ी ये हुई है कि जो शरीक मुजरिम था आदिल ज़मान, उसको ज़मानत भी मिल गई है और अब वो पेशियों पर आ भी नहीं रहा है, और हमें ख़दशा ये है कि शायद वो फ़रार हो गया है। तो इसके ऊपर गिरफ्त मजबूत करे हुकूमत, क्योंकि अगर वो फ़रार हो गया तो फिर हाथ तो फिर वो आएगा नहीं, क्योंकि जिसको गिरफ्तार करने में इतने पापड़ बेलने पड़े थे, जिसको आज तक इंसाफ दिलवाने के लिए मुरीद के लिए पूरा साल हो गया, आज तक फ़र्द जुर्म नहीं हुई है। तो सोचिए कि फिर आने वाले वक्तों में क्या होगा। इसको फिर पकड़ने के लिए भी फिर बड़ी मुश्किल होगी, पीछे पीछे जाना पड़ेगा, हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि जो यहाँ का निज़ाम है वो वाकई में उम्मीद तो किसी को भी उम्मीद लोगों को नहीं है, जो पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। अभी तक केस में हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो तमाम अदलिया का मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया, चाहे वो सिटी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ATC हो, हर जगह का मुझे पता है हाल क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी केस कहाँ तक पहुँचा है, आगे ही नहीं बढ़ा, क्योंकि फ़र्द जुर्म ही नहीं हुई है। फ़र्द जुर्म क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मुल्ज़िमान डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर केस में मुल्ज़िमान को पता होता है हम मुजरिम हैं, हमने गलत किया है। लेकिन हम जब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, जब डिले करेंगे हर चीज़ को, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पे जो गवाह होते हैं वो भी आगे पीछे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पर जो सबूत होते हैं उनको भी मिटा दिया जाता है और मुल्ज़िमान फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी तक मुल्ज़िमान ने फ़ायदा उठाया है, और जो मुल्ज़िमान है वो शरीक मुजरिम तो आज़ाद है और वो नहीं पेश हो रहा, तो हमें ये ख़दशा है कि वो फ़रार हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा केस है बड़ा क्लियर केस है, ओपन एंड शट केस है। मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी और आर्मी चीफ से कि प्लीज़ इसका नोटिस लीजिए। ये इतना क्लियर केस है, और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वो केस है जिसकी पूरी पाकिस्तान की नज़रें इस केस के ऊपर है। ये वो केस है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक से भी जो लोग हैं उनकी भी नज़रें जो हैं वो इसी केस के ऊपर हैं। तो अगर आप इसके इस तरह से अगर इंसाफ नहीं होगा और इंसाफ़ी होगी, तो ये एक मिसाल बनेगी लोगों के लिए। जो लोग कहते हैं आप तो एंकर्स हैं, आप तो एंकर हैं, आपके हस्बैंड तो एंकर थे, आपके साथ ये हो रहा है, तो जो आम लोग हैं उनके साथ क्या होगा? मेरे पास जवाब कोई नहीं होता। तो आप ये जो मिसाल कायम कर रहे हैं ना कि आज सहाफ़ी हो के एंकर्स हो के जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक आम इंसान क्या करेगा? एक यूजुअली तो एक यही एक लोगों का माइंड सेट होता है ना कि सहाफ़ी हैं तो बड़ी इनकी अप्रोच होगी। लोग मुझसे कहते हैं आप तो सहाफ़ी हैं। हाँ सहाफ़ी है तो क्या, निज़ाम जब गला सड़ा है तो वो गला सड़ा निज़ाम करेगा क्या? जंग लगा हुआ है, कीड़े पड़े हुए इस निज़ाम में। और दूसरा मेरी एक अपील और चीज़ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे, सालों केसेस चलते हैं, जवान बच्चे जो जवान हो जाते हैं, लेकिन इंसाफ तो जो एक केस होता है वो अटका ही हलक में रहता है। दूसरा ये कोविड के चक्कर में जो बेल की सिर्फ आपने हेयरिंग्स जो है वो आपने इजाज़त दी हुई है, बाकी केसेस जो हैं वो अभी बंद होके कोविड की वजह से जो है ना आराम से अदलिया आराम कर रही है। तो मुझ समेत जिनके केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी इतना डिले होता है, इसका कोई रास्ता निकालिए। इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कितने शोज़ पे जो लोग जो गेस्ट होते हैं वो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ऑन एयर जाते हैं, शो का हिस्सा बनते हैं। अभी भी आप स्टूडियो में वहाँ पर हैं सैफान, मैं स्टूडियो में तो मौजूद नहीं हूँ मगर मैं आपके शो का हिस्सा हूँ। तो टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। आसिफ अली ज़ैब की जब बात होती है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो जाएगी। तो कोई तो रास्ता निकालें, इसका कोई रास्ता निकाल। सही। अच्छा ज़ारा की आवाज़ इस वक्त जो है साफ नहीं मिल रहा जी। अच्छा वैसा ये बातें बहुत सारी जमा हुई कि आवाज़ में इस वक्त कुछ इशू है, लेकिन ये जो मामला इस वक्त है इसमें जो एक स्पीडी ट्रायल की बात हुई है, दूसरी होम मिनिस्ट्री की बात भी ज़ारा ने की है कि इस वक्त के होम मिनिस्ट्री इन मुल्ज़मान को जो रिहा हो गया वो मुल्क से बाहर ना जा सके, इस पर या तो ECL में इनिशिएट करे। उसका लीगल प्रोसीजर क्या होता है? उसमें दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि खुद ही जो होम मिनिस्ट्री जो होती है या ये जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, मसलन जैसे नैब के केसेस हैं तो नैब वाले तो उसी दिन ही खत लिख देते हैं उसको इंटीरियर सेक्रेटरी, यानी नैब भेज सकता है या फिर? हाँ नैब तो फौरन भेज देती है इंटीरियर सेक्रेटरी को कि भाई ये आदमी जो है
ये मुल्क से ट्रैवल। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है ये समझना भी है, क्योंकि ये जो मुल्जिम रिहा हुआ है इसको किस तरह से मुल्क से जाने से रोका जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं और आपकी और शाहिद अजमी साहब की राय भी हम हासिल करते हैं। ज़ारा भी साथ हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से। मुरीद अब्बास आज 1 साल हो चुका है, आज उसकी बरसी है। बहुत से सवालात हैं इस लीगल सिस्टम पर भी, नैब के हवाले से भी हम स्पेसिफिकली बात भी करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि अभी वैसा बता रहे थे कि एक मुल्जिम जो है वो निकल चुका है और अब उसको बाहर जाने से रोकने के लिए नैब का इनिशिएट, क्योंकि करप्शन का केस चल रहा है और नैब इस पर कॉग्निजेंस ले चुका है कि इसने पब्लिक एट लार्ज को चीट किया है। नैब ईसीएल में नाम डलवाने की कोशिश कर सकता है, क्या हो सकता है इसका प्रोसीजर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नैब वाले लेटर लिख सकते हैं जी, इंटीरियर सेक्रेटरी को, बल्कि रूटीन में लिख देते हैं। जब उनके पास नैब में कोई इंक्वायरी किसी शख्स की आ जाती है तो उसके फॉरेन ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लग जाती है, और जब तक फिर ये ना लिख के दें तो वो नैब वाले नाम, वो ईसीएल वाले नाम हटाते भी नहीं है। अच्छा, बल्कि उनको जितने खत लिखो तो वो जवाब लिखते हैं कि आपका नाम डाला गया है नैब की रिक्वेस्ट पे, तो आप मतलब उनको अप्रोच करें, हमें मत करें। और ये जो मामला है सर, ये जिस तरह से अच्छा, हमारे जो यहाँ डबल शाह का स्कैम नहीं था, जो पैसे लेकर लोगों के मैं डबल करके दे दूंगा, ये पूरा मामला इस तरह से लोगों से पैसे लिए गए और करोड़ों रुपए जमा किए गए। उसके बाद ये शख्स खुद तो अभी तक एक गिरफ्तार है, इसका भाई रिहा हो चुका है, और जिनके करोड़ों पे डूब गए वो भी मुंतज़र है कि इंसाफ उनके साथ कब होगा, जो नैब की तरफ देख रहे हैं। हाँ, ये चीटिंग एट लार्ज जो है ना, ये नैब की जुरिडिक्शन में आता है और उन्होंने बहुत इसमें कॉग्निजेंस लिया है जी मुख्तलिफ केसों में, और लोगों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है बेल के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो पब्लिक एट लार्ज का पैसा वापस, एक जो मुदारबा केस है जो चेयरमैन नैब अक्सर उसकी मिसाल भी देते हैं, और हमने देखा है कि वो एक रीसेंट केस ऐसा है जिसके अंदर बहुत सा पैसा वापस किया। कुछ लैंड स्कैम्स ऐसे हैं लाहौर में, कराची में, जिनके पैसे वापस हुए हैं। ये जो केस है इसके पैसे वापस कब होंगे? नैब ने तो सिर्फ मीटिंग कॉल की, नोटिस ले लिया, उसके बाद किया क्या? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। पैसा मैं नैब को एक दफा पता चल जाए ना इनकी इन्वेस्टिगेशन में कि पैसे पड़े हुए कहाँ हैं, तो जाके सारे सीज कर लेंगे और उनके हाथ में अगर आ गए तो अवाम को मिल जाएंगे, क्योंकि उनका सिस्टम तो बड़ा नैब को क्या मुल्जिम को तहवील में लेना होगा जाके, जो अभी ऑलरेडी एक तहवील में है? मुरीद अब्बास इसका 90 दिन का रिमांड ले लें तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो बता देगा पैसे कहाँ पड़े हैं, थ्रू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। जी 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 बिल्कुल, उसको उठा लें और 90 दिन के अंदर बड़े बड़े बोल पड़ते हैं। आप देखें तो सही, ये रोज आप सुन नहीं रहे हो जो JIT और ये हुई है, तो 90 दिन में बड़े बड़े पत्थर भी बोल पड़े हैं। एग्जैक्टली शाहिद अजमी साहब, क्योंकि हमारी पूरी उम्मीद है अदलिया से, आला अदलिया से भी और तमाम इदारों से कि वो इस पर एक्शन लेंगे, और इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि नोटिस होंगे इसके ऊपर। आप क्या समझती हैं, क्योंकि एक तो स्पीडी ट्रायल का मसला है, दूसरा जो होम मिनिस्ट्री वाला मसला है, इस पर कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए कि मुल्जिमान जो जमानत पर रिहा होगा उनको बाहर जाने से रोका जा सके? शाहिदा साहब देखिए, मुझे जो हैरत है, मुझे समझ नहीं आई कि एक मुजरिम को बेल कैसे मिली जी, किस बिना पर उसको बेल दी। पहले तो ये चीज मुझे जरा समझा दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस केस में क्या किस वजह से बेल दी गई। अब एक बेल दी गई और बंदा जो है वो नहीं हाजिरी दे रहा है, पहुंच नहीं रहा है, इसके मतलब आप ECL में फौरी तौर पे अनाउंसमेंट इतला ताकि उसका नाम ECL में चढ़ जाए। मगर दूसरी मुश्किलात ये है कि वो क्या करता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे भाग जाता है, वो जुरिस्डिक्शन से भागने की कोशिश करता है। तो नतीजा ये है कि ये तरीक़ेकार एक ज़माना था अंग्रेजों के बाद, और 50, 20, 60 इन चीजों की ताखीर की इजाजत ही नहीं। अच्छा, हमारी जो अदालतें थी वो बड़ी चौकस, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो थे ये ऑर्डर्स के, उसके वो सही मानों में उसका ख्याल रखा। अब ये है कि जजेस पे ओवरलोड आ गया है। अच्छा शाहिदा साहब, आपकी आवाज इस वक्त थोड़ी डिस्टॉर्शन है आवाज में, लेकिन ये मामला आला अदालत में चैलेंज हुआ है इसकी बेल का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आला अदालत इस पर एक्शन जरूर लेगी। चैलेंज तो हुआ है, तो आप कहेंगे लोड ज्यादा आ गया? अगर आप दोबारा बात कर सकें शाहिदा साहब। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब अच्छा, ओवरलोड ऑफ केसेस जब होते हैं उनके पास, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी निमट। अब जब आपको एक एक केस आपके सामने है, उसकी फाइल पढ़ना है, उस फाइल उसमें जितनी सबूत दी गई है वो आपको पढ़ना है, उसके बाद हियरिंग करवानी है,
दलाइल सुनने वो वक्त लगता है, लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि एक दिन में जितने ज्यादा केसेस हैं हम उसको निपट लें, कम से कम 1 पेशी, 2 पेशी, 3 पेशी। और उसमें यह होता है कि जल्दबाजी में बहुत सी चीजों पे गौर नहीं होता। अब इसमें ये बात आई है कि हमें एक सिस्टम्स एनालिसिस करनी चाहिए। ये एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में हमने करवाया था, अगर वो सही मायने में करें तो जहां जहां कमी है उस कमी को हम पूर्ण कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक अलग कोर्ट्स बना लें, उनको तेज चला दें और बाकी जो है ऐसी का हाल पड़ा रहे। मैं इसके लिए तब में नहीं, मैं सोचती हूँ कि पूरा सिस्टम को आपको एफिशिएंट बनाना होगा। अच्छा, कुछ दिन कबल हमने प्रोग्राम खाया किया था कि जो वजीरा बीबी वाला मामले के ऊपर, और उसमें भी हमने देखा था कि वो ये कह रहे थे कि जो पुलिस होती है उधर तो ये मामला था कि मुद्दई कमजोर पड़ जाता है, वही केस वापस ले लेता है। अक्सर ऑनर किलिंग का एक केस था, तो मुद्दई को प्रेशर डाला जाता है, पुलिस भी मुल्जिमान के साथ मिलकर प्रेशर डालती है, मुद्दई कमजोर पड़ जाता है और मुद्दई जो है वो केस से हट जाता है, कॉम्प्रोमाइज करके केस खत्म। और ज्यादातर केसेस में जो किलिंग के होते हैं उसमें एंड में ये होता है, ज़ारा अभी तक लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है हम सब रखते हैं कि ये आगे तक जाएंगी। लेकिन ऐसा जो हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या कानूनी तौर पे लीगली क्या किया जा सकता है कि प्रोटेक्शन दे सकें कम से कम मुद्दई को? नहीं, अगर फील करती है मुद्दई ज़ारा के इसको मुद्दई नहीं, बाकी जो ओवरऑल एक जनरल कोई अगर फील करती है, ये तो कंप्लेनेंट है ना कि अगर कोई हैरासमेंट हो रही है एक्यूज की तरफ से या कोई प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, तो शी कैन ऑलवेज मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 सबसेक्शन 5 CRPC फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल टू द सेम कोर्ट हु हैज ग्रांटेड बेल। उसमें ये कोई जेन्युइन रीजन बता दें, कोई रोजनामचे एंट्री बताएं, कोई वकूआ बताएं, किसी ने इनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की हो, कोई टेलीफोन कॉल की हो, कोई थ्रेट किया हो। अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की है तो ज़ारा शुड इमीडिएटली अप्रोच जिस कोर्ट ने बेल दी है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती है फॉर कैंसिलेशन, और अगर जेन्युइन रीजन है तो इंशाल्लाह कैंसिल हो जाएगी 100%। ठीक है। ज़ारा, आपको कोई थ्रेट्स या हैरेसमेंट या इस तरह की कोशिश मुल्जिमान की तरफ से या उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश हुई अभी तक, या इस केस हटने के लिए प्रेशर डाला गया आप पर या गवाहों के ऊपर? ज़ारा तक अभी आवाज़ शायद वो मीडिया टॉक वहाँ पे कर रही हैं, तो उन तक हमारी आवाज़ शायद इस वक्त नहीं जा रही इस वजह से। लेकिन ये शायद जमील साहब आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है और इस तरह कई मुकदमात में होता है, एक ऑनर किलिंग का केस अभी हमने इस हफ्ते किया, वहाँ पर भी यही मामला था कि जो मुद्दई था वो कमज़ोर पड़ सकता है। अब हैरेसमेंट भी होती है, प्रेशराइज भी किया जाता है, वुकला को खरीदने की कोशिश की जाती है दूसरी पार्टी की तरफ से। ऐसे में क्या शायदा जमील साहबा आपके नजदीक क्या लीगल इसकी जो प्रोसेस है क्या फॉलो करना चाहिए शायदा साहबा? नहीं, मगर मैं जो बात नवीद साहब ने बात की कि एप्लीकेशन दे, उसमें ये डाले कि बार बार जो मुल्जिम है वो पेश नहीं हो रहा है, ताकि गैर हाजिरी मसला बन सकता है कि ताकि अदालत को बताएं कि उसने जो जमानत दी। ट्रायल कोर्ट खुद बेल कैंसिल कर सकता है अगर एक्यूज इज क्रिएटिंग हर्डल्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, और केस के चलाने में अगर वो रुकावट बन रहा है तो सेशन जज को खुद पावर है कि वो उसकी बेल कैंसिल कर दे, और कर भी देंगे, कोई पता नहीं है, हो भी जाती है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है सब मामला अब वो तो खैर वहां पेंडिंग होता है, लेकिन सेशन जज की पावर फिर भी अपनी जगह रहती है। सही। एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, इस प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आज जो कि हमारे साथी एंकर थे, उनका 1 साल बरसी उनकी आज है, और इस हवाले से एक एहतजाज कराची प्रेस क्लब पर भी हो रहा है। उनके जो केस के लीगल एस्पेक्ट्स हैं और जो करप्शन के हवाले से इसके मामला हैं, नैब के हवाले से, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बहुत से कानूनी सवालात इस प्रोग्राम में मुरीद अब्बास और खिजर हयाती कत्ल के हवाले से उठाया। जो लीगल प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए और किस तरह से ये मुकदमा 1 साल में चला है, इस पर बात हुई है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपके सामने वो पूरी टाइमलाइन रख देते हैं कि नैब ने मुकदमे का जब नोटिस लिया इस पूरे मामले का, वो अगस्त का महीना था। उसके बाद नैब ने 24 अगस्त को जो पहला हमने देखा कि इंक्वायरी का फैसला किया, फिर 27 सितंबर को ये स्टेटमेंट आई कि जो लूटा हुआ जो पैसा है उसको वापस लेके आया जाएगा। और ये भी आपको पता चले कि नैब ने नवंबर में यानी 25 या 26 नवंबर को बाकायदा जो कोर्ट है उसको अप्रोच किया था ताकि मुल्जिम आतिफ जमान
को प्रोब किया जा सके, उसके दफातर को जाके सील किया जा सके और वहां से रिकॉर्ड जब्त किया जा सके। और नैब ने सिलसिले में रेड भी की थी और आईओ ने बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस केस में, क्योंकि एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें डीजी नैब कराची और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की थी और यह फैसला हुआ था कि तकरीबन 1 अरब तक का जो स्कैम है, इसका जो लूटी हुई रकम है वो जो मुतासरीन उन तक वापस उनको पहुंचाई जाए। हमारा सवाल ये होगा जी कि ऑनरेबल चेयरमैन नैब से यकीनी तौर पर इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और हमारा इस लीगल सिस्टम के ऊपर पूरा एतबार है, आला अदलिया के ऊपर और जो जुडिशरी है यकीनी तौर पर जो भी मराहल हैं इसको तेजी से स्पीडी ट्रायल की तरफ लेकर जाएंगे और फिर होम मिनिस्ट्री यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री मुल्जिमान को मुल्क से बाहर जाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो फौरी तौर पर लेगी। इस प्रोग्राम को इसी नोट पे वाइंड अप करते हुए इस उम्मीद के साथ कि जल्द इंसाफ होगा और ये आगे बढ़ेगा और मुरीद के लिए भी दुआ और उनकी अहलिया उनकी बेवा के लिए भी दुआ और तमाम मुतासरीन के लिए भी कि उनके पैसे भी वापस रिकवर हों। इन जो फ्रॉड थे इन लोगों से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।